काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो नए वाले एक्ट्स में आए हैं, जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे कि सर्विस ऑफ समन में या डॉक्यूमेंट्स कॉल करने में, डॉक्यूमेंट्स देने में, ठीक है, ट्रायल कंडक्ट करने में, हियरिंग कंडक्ट करने में, अपेयर होने में, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये एक गेम चेंजर है। ये ज़रूर कहीं ना कहीं आपके ट्रायल को एक्सपेडाइट करेगा। पहले प्रोसीजर में कहीं टाइमलाइन नहीं होती थी। पहले यही था कि आप एक्सपेडिशियसली ट्रायल करिए, जल्दी ट्रायल करिए, आप एडजर्नमेंट कम दीजिए, लेकिन अब टाइम फ्रेम हो गया है। जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें कॉग्निजेंस होता है। उसके लिए अब एक टाइम जो है वो बांध दिया गया 90 दिन का। 90 दिन में आप कॉग्निजेंस लेंगे ही लेंगे। कॉग्निजेंस हो जाता है तो उसके बाद चार्ज पे बहस होती है। उसके लिए भी टाइम फ्रेम दे दिया है कि आप 60 दिन में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करिए। अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो 60 दिन में आपको कंक्लूड भी करना है। जब जजमेंट प्रोनाउंस होता है उसमें भी टाइम फ्रेम आ गया, 30 दिन में आपको जजमेंट देना ही देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज में देना है। सो मैं समझता हूँ ऐसे कई सारे प्रोविजन हैं जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कोई बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। आज से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। पुराने कानूनों को हटा दिया गया है। इसको लेकर तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जहां सरकार और तमाम कानूनविद इसे नई न्याय प्रणाली और नई कानून व्यवस्था के तहत देख रहे हैं, जिसमें तमाम सुधार होंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे। वहीं दूसरी तरफ तमाम ये आरोप लग रहे हैं कि इससे पुलिस राज बढ़ेगा। आखिर क्या है इन नए कानूनों में? हमारे साथ बात करने के लिए देश के जाने माने वकील सीनियर एडवोकेट विकास पवार रहे हैं। विकास सर, ये बताइए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आईपीसी था उससे बीएनएस में अलग हम देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो नए वाले एक्ट्स में आए हैं, जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। पहले टेक्नोलॉजी को हम जजमेंट्स के थ्रू या हाई कोर्ट के रूल्स के थ्रू यूज़ करते थे। सीआरपीसी में उसके बारे में कुछ खास लिखा हुआ नहीं था। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 का। अब वो सारी डेफिनेशंस जो हैं वो बीएनएसएस में आ गई हैं, ठीक है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सो उससे जो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन है वो कहाँ कहाँ रिप्रोड्यूस हो रही है। अगर आप उसको पढ़ें प्रोसीजर में तो आपको लगेगा कि हर जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे कि सर्विस ऑफ समन में या डॉक्यूमेंट्स कॉल करने में, डॉक्यूमेंट्स देने में, ठीक है, ट्रायल कंडक्ट करने में, हियरिंग कंडक्ट करने में, अपेयर होने में, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये एक गेम चेंजर है। ये ज़रूर कहीं ना कहीं आपके ट्रायल को एक्सपेडाइट करेगा। एक तो ये है। दूसरा है प्रोसीजर में भी काफ़ी चैलेंज है। पहले प्रोसीजर में कहीं टाइमलाइन नहीं होती थी। पहले यही था कि आप एक्सपेडिशियसली ट्रायल करिए, जल्दी ट्रायल करिए, आप एडजर्नमेंट कम दीजिए, लेकिन अब टाइम फ्रेम हो गया है। जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें कॉग्निजेंस होता है। उसके लिए अब एक टाइम जो है वो बांध दिया गया 90 दिन का। 90 दिन में आप कॉग्निजेंस लेंगे ही लेंगे। कॉग्निजेंस हो जाता है तो उसके बाद चार्ज पे बहस होती है। उसके लिए भी टाइम फ्रेम दे दिया है कि आप 60 दिन में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करिए। अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो 60 दिन में आपको कंक्लूड भी करना है। उसके बाद जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो ट्रायल शुरू होता है। उसमें वो एक्सपेडिशियस ट्रायल के प्रोविजन ऑलरेडी हैं। जब जजमेंट प्रोनाउंस होता है उसमें भी टाइम फ्रेम आ गया, 30 दिन में आपको जजमेंट देना ही देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज में देना है। सो मैं समझता हूँ ऐसे कई सारे प्रोविजन हैं जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कोई बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। इस बार चर्चा में है कि कम्युनिटी सर्विस जो है उसका प्रावधान लाया गया है कई सजाओं के मामले में। ये कितना अलग होगा कि अपराध के अनुपात में ही लोगों को सजा दी जाए? देखिए, ये माइनर ऑफेंसेस में है। ये मेजर ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस नहीं है। बट एक कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान है वो जो लेके आए हैं वो भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स नहीं होते, उनको उनकी लीगल ड्यूटी का एहसास दिलाना, उनको सोसाइटी में कैसे रहना उसका एहसास दिलाना, उसके लिए ये कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन लेके आए हैं, जो हम देखते हैं जैसे यूज होगा। लेट अस सी कैसे रिएक्ट होता है। एक सवाल, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा राजद्रोह के कानून की चर्चा बहुत ज्यादा रही। नए कानूनों में क्या उसमें बदलाव किया गया है? देशद्रोह में बदल दिया गया है? और क्या वो इतना इम्पैक्टफुल है या पहले से ज्यादा कठिन हो गया है, ज्यादा उसका उपयोग दुरुपयोग हो सकेगा? देखिए, वो पहले भी था और आज भी है। पहले भी दुरुपयोग होता था तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता था और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं जो सेडिशन के लॉ पे उसको इस्टेब्लिश करते हैं। मैं समझता हूँ कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं नए वाले एक्ट में भी जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होगी।
सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे हैंड कफिंग दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है कि हथकड़ी लगा सकते हैं आप 10 साल से ऊपर के ऑफेंस में। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। ऐसे ये है अपना इसका सेडिशन का भी लॉ जो है वो पुराने वाले लॉ पे टेस्ट होगा, पुराने वाले जजमेंट्स पे। तो देखिए जैसे जैसे चैलेंज होंगे हम कोर्ट में बहस करेंगे, लॉ क्लेरिफाई होगा। बट अब प्रोसीजर तो अब लागू हो गया आज से, तो उसको फॉलो करना चाहिए, कोर्ट्स को भी फॉलो करना चाहिए। कहा गया सरकार की तरफ से जब ये कानून लाया गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, चाहे उनके लिए चिकित्सकीय सुविधाएं हों या उनको थानों में ना जाने की सुविधाएं हों। किस तरह से देखते हैं कि आपको पुराने कानूनों से बदलाव या अंतर दिखता है महिलाओं और बच्चों के लिए? हाँ, देखिए एक तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जो एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी अरेस्ट को लेके काफ़ी सारी प्रोटेक्शन आई है कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप अरेस्ट करेंगे तो आप किस सीनियर लेवल ऑफिसर की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उनके फेवर में ये लॉ है, ये प्रोसीजर उनके फेवर में है। जैसे पहले 160 सीआरपीसी होता था, अब की जो है उसमें भी वैसे इन्फॉर्म और चाइल्ड और विमेन इंक्लूडेड थे, और ओल्ड और सिक भी इंक्लूडेड थे। बट यहाँ आप थोड़ी एज कम कर दी है, पहले 65 थी, अब 60 कर दी है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन, जैसे विक्टिम्स के लिए लॉ में बहुत बदलाव आ गया। विक्टिम्स में पहले विक्टिम की डेफिनेशन पे ही हम लड़ते रहते थे। आपको याद होगा हमने उपहार वाला केस लड़ा, 25 साल हम अपनी लोकस स्टैंडाई को कोर्ट में प्रूव करते रहे कि हम विक्टिम है, हमें सुनना चाहिए। अब ये प्राविधान आ गया है कि आप विक्टिम्स को सुनेंगे भी नहीं, उनको कॉपीज भी देंगे और उनको प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो विक्टिम, जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खोया हुआ था, उसकी कोई जगह नहीं थी, वो जगह इस प्रोविजन ने, इस एक्ट ने उनकी जगह बनाई है, उनको सिक्योर किया है, उनको एक इम्पोर्टेंस दी है। तो मैं समझता हूँ विक्टिम्स के लिए बहुत बड़ा प्रोविजन है इस लॉ में, और उनके लिए बहुत बेहतर होगा आगे कोई भी केस लड़ना। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, देश भर में 3-4 करोड़ मुकदमे लंबित, और उसमें सबसे ज्यादा फौजदारी के क्रिमिनल के मुकदमे हैं। जब कहा जाता है कि न्याय टाइम वक्त से मिलना चाहिए, अब चूंकि देश में 2 तरह के कानून चलेंगे जिन पे या ट्रायल चलेंगे, कि एक पुराने कानूनों पर, एक नए कानूनों पर, लंबित केसों को निपटाने में इससे जल्दी आएगी और देरी बढ़ेगी, क्या आपको लगता है? देखिए थोड़ा बहुत ट्रांजिशन में समय तो लगेगा। अब 1973 में भी सीआरपीसी आई थी, तो भी ऐसा ही हुआ था। तो 2-4 साल लग जाते हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने में। यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट इतना मुश्किल नहीं है। देखिए वकील, जजेस सब एजुकेटेड हैं एंड उनको अपनी लीगल ड्यूटी पता है, तो कोई बहुत, मैं नहीं समझता बहुत कठिनाई का काम होगा। थोड़ा बहुत तो रोज ही होता है, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड झगड़े रोज होते हैं कोर्ट में, तो ये भी होंगे। वकीलों के लिए अच्छा है, वकील बिजी रहेंगे 5-7 साल, खासकर क्रिमिनल साइड में फौजदारी वकील ज्यादा बिजी रहेगा। आखिरी में एक सवाल सर, तमाम मैं विपक्ष के सांसदों को देख रहा हूं, उनका ये कहना है कि हालांकि इस पे बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन पुलिस राज कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है, और ये अच्छा नहीं है इस लिहाज से कि पुलिस के अधिकार बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे कौन से प्रावधान है जो आपको लगता है कि जो पुलिस की शक्तियों में जिन्होंने वृद्धि की है? आपकी बात ठीक है, मैंने भी, अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पुलिस को ज़्यादा पावर दे दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस कस्टडी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ये कहता है कि पुलिस कस्टडी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जब एक्यूज पुलिस की कस्टडी में होता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव भी हो सकता है, कोर्जन भी हो सकता है, थ्रेट भी हो सकती है कि आप अपना जुर्म को कबूल करिए, उनसे कन्फेशन भी लिखवाया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है पुलिस कस्टडी कम रखिए, पुलिस इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करे। पहले 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती थी मैक्सिमम अरेस्ट से, आज वो 60 या 90 डेज हो गई है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। और 60-90 डेज का मतलब ये है, और उसमें ये भी प्रावधान है कि अगर एक्यूज की बेल हो जाए, सपोज आज एक्यूज अरेस्ट हो, 10 दिन में उसकी बेल हो जाए, लेकिन टोटल पीरियड तो 60 और 90 है, और उसकी बेल कैंसिल हो जाए 20 दिन के बाद, तो फिर से वो पीरियड शुरू हो जाएगा उसका पुलिस कस्टडी का। तो वो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की जो कस्टडी बहुत एक्सेसिव है। इस पे अब इसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनके खिलाफ है। प्लस एक प्राविधान में और देख रहा था कि अगर आप कोई पुलिस ऑफिसर की लीगल डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते तो वो 24 घंटे के लिए किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकता है। ये थोड़ा बहुत वेग है और बहुत आर्बिट्रेरी भी है कि कौन सी डायरेक्शन पे उस शख्स को अरेस्ट किया जाएगा जिसने कभी कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन वो किसी डायरेक्शन को पुलिस की फॉलो नहीं कर रहा।
उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जरूर चैलेंज होगी। तो ऐसे कई सारे प्राविधान हैं जहां मैं समझता हूं कि पुलिस को एक्सेसिव पावर दी गई है। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? सबसे बड़ा टेस्ट है जब उन्होंने ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन डाली और पूरा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी। तो क्या हमारे कंट्री में आज टेक्नोलॉजी हर कोर्ट में अवेलेबल है या हर पुलिस ऑफिसर के पास है? जैसे कि एक सब इंस्पेक्टर अगर कोई क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है तो अब प्राविधान है कि आप अपने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं? अगर आपने अवेलेबल कर भी दिए हैं तो उसे तुरंत ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसकी टेक्नोलॉजी से वो रिकॉर्डिंग भेजनी है। कितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फोन है या टेक्नोलॉजी है? और अगर है तो उसकी स्टोरेज कहाँ होगी? डेटा कैसे स्टोर होगा? डेटा के ऊपर नंबर कैसे आएगा? यहाँ तो केस डायरी बनती है एफआईआर के साथ। जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डेटा किसी मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? उसकी स्टोरेज कैसे होगी? तो चेन ऑफ कस्टडी जो है वो रोज चैलेंज हुआ करेगी कि कैसे ट्रांसफर हुआ, कब लिया गया, और वो टेक्नोलॉजी मैच होगी। ठीक है ना? तो वो मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को थोड़ा काम करना पड़ेगा। कुछ बजटरी प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, इनको सरकारों को, कोर्ट्स को देना पड़ेगा कि आप हर कोर्ट में, छोटी से छोटी कोर्ट में भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करिए। आखिरी में एक छोटा सा सवाल, चूंकि सबसे ज्यादा जिक्र पीएमएलए का होता रहा, उसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम को अटैच कर दिया जाता है, जो भी चीजें संपत्ति या जो भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, क्या इसमें भी ऐसा कोई प्रावधान है प्रॉपर्टी अटैच करने को लेकर नए कानूनों में? जी हाँ, इसमें भी एक प्रोविजन है, वो भी मेरे को लगता थोड़ा एक्सेसिव है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके पास पावर है कि उसको अटैच करे। अटैचमेंट से पहले शो कॉज नोटिस दे, दूसरी पार्टी को सुने और उसको अटैच कर दे, जैसा नॉर्मल होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंप्लाई करे। लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा से, जो केस प्रॉपर्टी होती थी पुराने हमारी सीआरपीसी में या इवन मनी लॉन्ड्रिंग में, वो अटैच रहती है और उसका जो अप्रोप्रिएशन है या कॉन्फिस्केशन है वो तब होता था जब ट्रायल खत्म हो जाता था। इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसमें मिडिल ऑफ द ट्रायल में भी जो है वो प्रॉपर्टी विक्टिम्स को दी जा सकती है या सरकार सब्स्यूम कर सकती है। वो मेरे को थोड़ा सा ग्रे एरिया लगा कि अगर आपने ट्रायल की जजमेंट की वेट करने से पहले ही आपने प्रॉपर्टी को विक्टिम को दे दिया और यहाँ पे एक्विटल हो गया, तो फिर आप प्रॉपर्टी को वापस कैसे लेंगे? वापस लेने का एक नया सिलसिला शुरू होगा, नया ट्रायल शुरू होगा, नई प्रोसीडिंग शुरू होगी। वो एक वीक लिंक मुझे उस प्रोविजन में लगा।